चलो एक काम करो, टॉपिक डालो नया, फ्रिक्शन टॉपिक डालो, स्टार्ट करते हैं। चलो तो पूरे क्लास में कोई बता सकता है कि आ, हम लोग को कैसे पता चलता है कि फ्रिक्शन लगाना पड़ता है? देखो एक मिनट पहले ये हम बता देते हैं कि कोई भी ब्लॉक अगर हम एक सरफेस पे रखते हैं तो दोनों बॉडी, दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहता है तभी फ्रिक्शन लगता है। और सरफेस कैसा होना चाहिए? ठीक है, अभी फ्रिक्शन लगेगा उस पर अगर हम एक ब्लॉक रखे हुए सिर्फ तो नहीं। तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि फ्रिक्शन कब लगता है, बताओ क्लास में ऐसे पहले हाथ खड़ा करके, सर हमको पता है फ्रिक्शन कब लगता है। ऐसे बड़बड़ाने से फायदा नहीं है, हाथ खड़ा करिए और सीधा बताइए। हाँ बताइए, एक मिनट हल्ला नहीं। व्हेन इट रेजिस्ट सम मोशन, व्हेन देयर इज सम मोशन, और मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा पक्का। तो इस मोबाइल को अगर हम थोड़ा सा इंक्लाइंड ऐसे रखें कि गिर नहीं रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो तुम बताओ। यही था, और कोई? हाँ ठीक है, हिंदी, अरे यार हिंदी में हंसता क्या है, हमको अच्छा लगता है, बोलो। जब दो और फिसलन नहीं होती है तो हम अब हम सीधा पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगाना है, बात खत्म। नॉर्मल लगेगा तभी। इसमें नॉर्मल लग रहा है तो लग रहा है फ्रिक्शन। किधर लग रहा है, किधर लग रहा है बता, बता दो। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो बता किधर लग रहा है। हाँ बॉडी में, तो ये लो एक्सेलरेशन है इधर, जा क्यों नहीं रहा उधर? तो फ्रिक्शन है तो नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन कहाँ है अभी? अरे तो ये देखो, ये जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमको क्लियर बताओ कि सर ये होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, एकदम सीधा शब्द में। और हाँ, और कोई? हाँ हाँ, पैरेलल फोर्स लगे और थोड़ा अगर इसको ऐसे खींचे तो, अच्छा कंपोनेंट भी आ जाए। अच्छा मतलब फोर्स कंपोनेंट पैरेलल हो तो फ्रिक्शन लगेगा, कांटेक्ट हो तो। और कुछ? देखो हम लोग को अभी तक यही नहीं पता है कि फ्रिक्शन कब लगता है। हाँ दो वो तो हम बोल दिए कि सरफेस रफ होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, तो हमें क्लियर बोल दिए। अब आगे कैसे पता चलेगा कि सर इसको फ्रिक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है? अच्छा बोल देते हैं ना सस्पेंस। लिटरेचर पे फिजिक्स वर्क ही नहीं करता है। और देखो ये टॉपिक ना
आसान है, लेकिन थोड़ा सा बस खाली क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बस बुद्धि लगाना है, मतलब प्रैक्टिकली फील करके बनाना है इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो इधर समझो ध्यान से। अगर इस बॉडी को हम सरफेस पे रखते हैं, फ्रिक्शन किसके कारण होता है, तो वो जो 9th में पढ़ाते हैं 8th में, कि ये जो सरफेस एक्चुअल में देखा जाए जूम करके तो वो सरफेस ऐसा जिगजैग होता है, और ऊपर वाला सरफेस इस पे ऐसे बैठा रहता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो दो सरफेस का इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा। अगर इंटरलॉकिंग है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा तभी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, इसको ना समझ के हम लोग सीधा एक कंसेप्ट पे आएंगे कि अगर दो सरफेस के बीच में, जैसे वो बोला ना कि क्या फिसलन, क्या बोला था, दो, नहीं नहीं मतलब क्या बोला था पूरा सेंटेंस, फिसलन होती है। देखो फिसलन हो, इसको ऐसे ना बोल के हम ये बोलेंगे, अगर दो सरफेस के बीच में अगर फिसलन हो गया तब तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन लग रहा है, वो तो गारंटीड है। लेकिन उसमें यह भी बोलना है कि अगर दो सरफेस के बीच में फिसलन होने का चांसेस है या फिर फिसलन हो चुका है, तभी क्या लगेगा, फ्रिक्शन। जैसे कि ये मोबाइल अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल अपने हाथ पे रखें, क्या ये मोबाइल किधर भी जाने का कोशिश कर रहा है, इंटरलॉकिंग हटने का चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जैसे इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन किए, तो ये मोबाइल किधर जाने का कोशिश कर रहा है, नीचे, तो इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन। यानी ये जाने का कोशिश कर रहा है, यानी ये इंटरलॉकिंग हटाना चाह रहा है, और जब भी इंटरलॉकिंग हटना चाहेगा तभी कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कैसे लिखना है, लिखिए, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब समझ में आता है क्या, बताओ तो, यस तो बोल दिया, प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में उम्मीद। व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी, लिखो, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी of slipping, when there is a tendency of slipping, or there is slipping, or if there is a tendency of slipping or there is slipping, दो कंडीशन है, या तो टेंडेंसी हो या तो स्लिपिंग हो चुका हो, और there is slipping between the surfaces, between the surfaces, friction acts, friction acts। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि ये लिखेंगे तो समझ भी सकते हैं कि अगर स्लिपिंग का टेंडेंसी हो तब भी फ्रिक्शन लगेगा, और स्लिपिंग हो चुका हो तब भी फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन फिजिक्स में अगर कोई पूछे, ये तो लिटरेचर हो गया, कि अगर फिजिक्स में पूछे कि फ्रिक्शन कब लगता है, तो सिंपल एक सेंटेंस लगू, whenever there is tendency of, whenever there is tendency of relative motion, whenever there is a tendency of relative motion, or there is relative motion, or there is relative motion, फ्रिक्शन एक्ट्स। यानी यहां स्लिपिंग को फिजिक्स में क्या बोल रहा है, दोनों को खाली देखो, खाली यहां स्लिपिंग को फिजिक्स में क्या बोल रहा है, रिलेटिव मोशन। यानी दो सरफेस स्लिपिंग करेगा तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा। अगर दो बॉडी स्लिप कर रहा है, तो स्लिप कर रहा है इसका मतलब दोनों का स्पीड, अच्छा अगर ऐसे जा रहा है, दोनों का स्पीड अगर सेम हुआ तभी दोनों को भी स्लिपिंग होगा। तो स्लिपिंग कब होता है, जब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो, और दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। तो वही चीज हम लिखवाए वहां पर। ठीक है, तो फ्रिक्शन कब लगता है, ये चीज क्लियर हो गया। और अब वो पढ़ना भी नहीं है, खाली देखना है क्वेश्चन में कि अगर बॉडी स्लिप करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, या बॉडी स्लिप कर चुका है तो भी फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर हो गया। अब रहा बात डायरेक्शन, लिखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। चलो बताओ किधर फ्रिक्शन लगता है, ऐसे हाँ हाँ हाथ खड़ा करके, हाँ बताओ, रिलेटिव मोशन की, और कोई, हाँ, अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन।
और मोशन हो गया तो और कोई मोशन के अपोजिट, ट्रू या फॉल्स? देखो, मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे जाके प्रूफ कर देंगे कि गलत क्यों है। वो जो बोला मोशन की जगह हमेशा क्या बोलना है, इस चैप्टर में याद ही रखना कि हमेशा मोशन की जगह क्या बोलना, रिलेटिव मोशन। लिखो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। बैठो आगे बैठो, खिसक जाओ जी तुम लोग। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ये बस समझने के लिए है तुम लोगों के लिए। देखो, एक एक्सपेरिमेंट से ये समझते हैं कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है। तो समझो एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ था एक सरफेस पे, सरफेस कैसा है, रफ। अब सब सरफेस रफ रहेगा, इसको हम धक्का दिए, ठीक है, यानी कुछ फोर्स लगाए, ठीक है, और हम एक टेबल भी बनाए फोर्स का और फ्रिक्शन का। तो मान के चलो इस टेबल को हम 1 न्यूटन फोर्स से खींचे, खींचे नहीं, धकेले, और वो बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब उसको कौन रोका, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगा होगा, ठीक है। तो अगर ये बॉडी मूव नहीं किया, हम 1 न्यूटन से धकेले थे, बॉडी मूव नहीं किया, और तुमसे पूछा कि बताओ फ्रिक्शन कितना लगा, तो क्या बोलोगे, 1 न्यूटन। क्योंकि रेस्ट पर है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। हम फोर्स और बढ़ाएं, 1 न्यूटन से जगह क्या कर दिए, 2, अभी भी बॉडी मूव नहीं किया, फ्रिक्शन कितना, 3 लगाए, अभी भी बॉडी मूव नहीं किया, फ्रिक्शन कितना। जैसे ही 3 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा किए, 3.000000001, वो बॉडी मूव कर गया, ठीक है। यहां तक बॉडी रेस्ट पे रहा और यहां बॉडी मूव कर गया। इस टेबल से हम फ्रिक्शन के बारे में एक सेंटेंस बोल सकते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिक्स रहता है कि चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। और इसी को बोला गया, लिखो सबसे पहला पॉइंट, ये सब पॉइंट एकदम याद रखना इस चैप्टर के लिए। लिखो, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो खुद एडजस्ट करता है, तुम्हारे बोलने से वो एडजस्ट नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो एडजस्ट क्यों कर रहा है, देखो एक्चुअल में क्या है, फ्रिक्शन किसके कारण है, इंटरलॉकिंग। तो 1 न्यूटन धकेला, ऊपर वाले को मूव नहीं किया, यानी कि वो फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, इंटरलॉकिंग हटाना चाहता है कि नहीं हटाना चाहता है, नहीं हटाना चाहता। तो हमेशा वो बॉडी को हमेशा बोलेगा कि भाई इसको मूव नहीं करने देना है, अपना ताकत लगाते रहेगा। पहले कितने ताकत से लगाया, 1, 1 से रोक दिया, फिर कितना लगा, 2, 2 से रोक दिया, फिर कितना लगा, 3, 3 से रोक दिया, 3 से जहां ज्यादा किया फिर रोक पाया। इसका मतलब फ्रिक्शन का भी एक लिमिट है कि हम इतना तक लग सकते हैं। तो लिखो, फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू। लिखो, फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू known as limiting friction. Friction has a limiting value known as limiting friction. लिमिटिंग की जगह मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, एफ मैक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
कांटेक्ट होगा तो कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल। तो जो एफ मैक्स होगा कि वहां पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल। लिख लो, एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और यहीं से एक फॉर्मूला आता है, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और इसी म्यू को यहां बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, हर सरफेस के लिए म्यू फिक्स रहेगा। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, कैसे है? तो बढ़िया बात है। अब समझो, नॉर्मल जितना ज्यादा होगा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उसको हटाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। इसीलिए एफ मैक्स किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली नॉर्मल। ठीक है, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब याद रखना, अगर कहीं म्यू का वैल्यू 0 दिया हुआ, इसका मतलब स्मूथ है, सीधा है ना। म्यू इज इक्वल टू कहीं दिया 0.1, मान के दिया 0.5, और तुमसे पूछे हर सरफेस का, तो बोलेगा कि कौन सा सरफेस ज्यादा रफ है, 0.1 वाला कि 0.5 वाला? जितना ज्यादा म्यू होगा सरफेस उतना रफ है। ठीक है, अब इसको उतार लिया ना सब लोग, इसको आगे करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, डिस्कशन कोई नहीं करेगा, ठीक है। ईंटा देखे हो ना सब लोग, तो घर वर बनाते हैं तो ईंटा यूज करते हैं ना, वही वाला ईंटा। इधर क्वेश्चन समझ लो, उसी ईंटे को हम वोटिंग करवा लेंगे, अपना आंसर खुद देना। उसी ईंटे को एक बार ऐसे सुला के रख दिए नीचे, और उसी ईंटे को एक बार ऐसे खड़ा करके रखे हुआ, सेम ईंटा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर दोनों सेम ईंटा है, एक बार ऐसे सुला के रखें, एक बार खड़ा रखें, किसको धकेलने के लिए, चिल्लाना कोई मत, हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, किसको धकेलने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? ये रहा 1 और ये रहा 2, अपने मन में ही सोच लो अभी। 3 ऑप्शन देते हैं, आंसर आपको देना है। 1 में ज्यादा लगेगा, दूसरा में 2 में ज्यादा लगेगा, और तीसरा दोनों में बराबर लगेगा। ठीक है, अपना सोच लो पहले, हम वोटिंग करा लेंगे, ठीक है। कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं देंगे, अपना दिमाग लगाओ, पूछना उछना है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला ऑप्शन 1, थोड़ी पनिशमेंट दे रहे हैं, अपना मन का बात है, दिल का बात है, हाँ भाई। चलिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं। चलिए, दूसरे में ज्यादा लगेगा भाई, खड़ा है ना थोड़ा। हाँ, हम बोले कि किसको घिसकाने में ज्यादा फोर्स लगेगा। हाँ ठीक, चलो, दूसरे को घिसकाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा खड़ा है ना भाई, तो ज्यादा धकेलना होगा। कोई नहीं भाई, इसके साथ। अच्छा ठीक है, बेचारी तो ऐसे ही हार गया, बराबर लगेगा। चलो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 11, ठीक, 12। चलिए, तो 12 लोग हो गए, एक वोट से जीत गया है ना। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे सोचना नहीं है कि सोया हुआ ऐसे, आपको सिंपली सोचना है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ही रोकेगा, और कोई रोकेगा? अब हमको फ्रिक्शन देखना है कि यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा, और अभी हम लोग पढ़े कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मेरे को बताओ, दोनों में नॉर्मल सेम कि नॉर्मल अलग?
नॉर्मल mg के बराबर होगा दोनों केस में। तो अगर दोनों केस में नॉर्मल सेम है तो दोनों केस में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी सेम होगा। तो हम इसको धकेले चाहे इसको धकेले, दोनों में फोर्स बराबर। यानी सही आंसर क्या है? समझ में आया? वो हम लोग का थोड़ा मन का भ्रम होता है ये सब कि भैया ये सब, तो इससे हम लोग क्या सीखे? इससे क्या सीखे? कुछ तो सीखे हैं यहाँ। हाँ, लिखिए, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एरिया कॉन्टैक्ट में उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से करवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? सब समझने का ट्राई करो, और जो हंसेगा हंसते रह जाएगा। हाँ, अभी आसान आसान करा रहे हैं, खूब हंसी आएगा, फिर जैसे धीरे 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 लेवल ऊपर जाएगा फिर रोने लगेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से समझो, हर क्वेश्चन का वैल्यू रहता है। पहला क्वेश्चन लिखो, आंसर आ जाए चुपचाप आंसर लेके बैठे रहो, अगर आता है कोई दिक्कत नहीं, बाकियों को मौका दो। एक बॉडी ऐसा रखा हुआ है, मास 5 kg, और यहां म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। ठीक है, और इस बॉडी को हम फोर्स लगाए 15 न्यूटन से। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, आंसर कॉपी में होना चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, ये सब एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है, सब कभी जिंदगी में नहीं आएगा जेईई मेंस में। बस हम अभी सिखाने के लिए धीरे 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 हम ऊपर लेके जाएंगे, ताकि आपको सब कुछ आए, आंसर आ जाए, चुपचाप कॉपी में लिख के रख दो, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ बोलो। अरे भाई, क्या लिखे? एक्टिंग इन, हम ऑन लिखे हैं, ठीक है ना? हाँ, हमको इंग्लिश ट्यूशन लेना होगा, कोई मैम मैम है पढ़ाने के लिए? हाँ, यूट्यूब ऑनलाइन क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे ना, तो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, अकाउंट्स, अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ता है, और हाँ, नहीं नहीं वो सब नहीं है, अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश इंग्लिश नहीं बोलते उसको, ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। यानी पहला साल में आपको ह्यूमैनिटीज सिखाया जाएगा कि आदमी बनो, और अकाउंट्स इसलिए सिखाया जाता है कि कभी पैसा वैसा कमाओ तो हिसाब पढ़ी रख सको। हाँ, हाँ। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, सब कुछ है उसमें। असली इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर खाली प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, यही सब। चलो, आंसर आ गया सबका? तो कितने लोगों का आंसर आया है 20 न्यूटन? अरे क्या अकेला अकेला क्या दिक्कत? हाँ, हाँ, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो इधर, अगर इसका एफबीटी बनाया जाए, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? अच्छा, ये फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू होता है? मैक्सिमम। एक सेकेंड।
चलो इधर इधर इधर। अच्छा एफ मैक्स निकाल रहे थे ना। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4 इंटू, और नॉर्मल किसके बराबर? ये जो 20 न्यूटन आया ये कौन सा वैल्यू आया है? मैक्स आया। अब हमको यहाँ खाली एनालाइज करना है कि अगर हम इसको 15 से धकेल रहे हैं, फ्रिक्शन का काम सिर्फ क्या है? रोकना। तो पीछे वो कितना फोर्स लगा के रोकेगा? क्योंकि अगर वो 20 लगा देगा तो ब्लॉक इधर भाग जाएगा पीछे, और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो जल्दी। इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा? जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एफ मैक्स। एफ मैक्स का वैल्यू कितना होगा? म्यू एन। म्यू है 0.3। अच्छा इस केस में नॉर्मल किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? अब हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर बताना। क्या ऐसा होगा कि इधर 30 न्यूटन से कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर, और फिर इधर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर? तो फ्रिक्शन दोनों डायरेक्शन में लगेगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में? किधर? तो याद रखना इस बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? इस तरफ। जिधर टेंडेंसी होता है जाने का, फ्रिक्शन ठीक उसके अपोजिट। तो इधर जो जाना चाह रहा है वो कितने नेट से जाना चाह रहा है? 10। 30 इधर, 20 इधर, तो नेट कितने जाना चाह रहा है? 10। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना है? 15। तो फ्रिक्शन अपोजिट कितना लगेगा? और ये पूरा सिस्टम चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा, क्योंकि जितना इधर 10 था ना, फ्रिक्शन 10 लगा के रोक ही दिया, तो ये बॉडी किस में रहेगा? नहीं, जरूरत तो है, बहुत जरूरत है। जब तक एफ मैक्स निकालोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि फ्रिक्शन उतना है कि नहीं है? ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो जल्दी। एक और छोटा सा, उसके बाद बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा सबसे पहला? कितना लगेगा? और ये बॉडी रुका रहेगा कि चलेगा? चलेगा। तो अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना?
देखो इधर, अगर हम एफ मैक्स निकालें, एफ मैक्स का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। इस बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का, राइट, और टेंडेंसी कितने का है 20। अब जब 20 इधर जाएगा तो फ्रिक्शन रोक पाएगा, तो जब नहीं रोक पाएगा तो फ्रिक्शन लगाएगा, अपना पूरा ताकत लगाएगा कितना 10, और ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अब सिंपल इस बॉडी को अगर देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसी साइड है, इक्वेशन लिखेंगे 30 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना बचा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, या फिर डायरेक्ट बोल सकते थे इधर नेट कितना है 20, 20 में 10 गया, कितना बचा 10, और टोटल मास कितना है 5, तो 10/5 एक्सेलरेशन कितना होगा। यहां तक क्लियर समझ में आया। अब क्वेश्चन लिखिए। आपको सिंपली खाली ये बताना है कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। ये तो बना के दिखाइए। ठीक है, अपना आंसर अपने पास रखना है बस। बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बस सिर्फ इतना। आपका आंसर यस या नो में होना चाहिए और लिख के रखो। चलो बताएं, आंसर आ गया सबका। कितने लोग का बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, और कितने लोग का मूव कर रहा है। चलो ठीक है, मूव कर रहा है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले
इसका अगर एफबीडी बनाया जाए, एक नॉर्मल किधर होगा, ऊपर, इसका mg नीचे। ये जो 20√2 है इसका 2 कंपोनेंट करना होगा, क्योंकि मोशन इसी लाइन में हो सकता है। याद है, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस परपेंडिकुलर। 20√2 cos 45 कितना होगा, 20, और 20√2 sin 45 भी कितना होगा, 20। ठीक है, अब ये बॉडी किधर जाना चाहेगा, राइट साइड, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। एफ मैक्स निकालने के लिए लिखेंगे म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि नॉर्मल हमेशा mg होता है, यही दिमाग से निकलवाना है पहले। वर्टिकल में कोई मोशन, तो नेट फोर्स, बताओ वर्टिकल में इक्वेशन क्या लिखा जाए, n + 20 = n का वैल्यू कितना होगा, एफ मैक्स कितना है, यानी फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम सिर्फ कितना वैल्यू है, 15। और इसको मोशन कराने का जिम्मेदारी 20√2 के पास है कि 20 के पास, 20। तो अगर 20 खींचेगा और मैक्सिमम रोकने का कैपेबिलिटी कितना है, 15, इसको रोक पाएगा कभी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन पूरा का पूरा 15 लग चुका होगा। और अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो डायरेक्ट लिखेंगे 20 - 15 = मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, समझे। तो बस आपको खाली अच्छे से नॉर्मल निकालना है। कितने लोग का सही हो गया था, चलो ठीक है। तुम लोग का बॉडी मूव ही नहीं किया, कि पेन ही मूव नहीं किया, अच्छा एफ मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उधर। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सब लोग नोट डाउन करो। हाथ ताकत लगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कौन कौन सा फोर्स होगा, तो एक इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा, इसको बोलते हैं F1, धागे में टेंशन, और इस ब्लॉक में फ्रिक्शन F2। तो आप ये बताओ कि अगर इसको 10 न्यूटन से खींचेंगे तो यहाँ F1 का वैल्यू क्या, टेंशन का वैल्यू क्या, और F2 का वैल्यू क्या, अपना अपना कॉपी में स्टेप बाय स्टेप। इसमें बहुत सारा केसेस करना है अभी।
हाँ, अपना अपना आंसर निकालो, कॉपी में लिखते जाओ, बताने का कोई जरूरत नहीं है। चलो बताएं, आया कुछ आंसर? तो सबसे पहले फ्रिक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपका पहला एम होना चाहिए एफ मैक्स निकालना। यहाँ का एफ मैक्स 15 आया होगा और यहाँ का एफ मैक्स 10। ठीक है, तब मेरे को ये बताओ, इस ब्लॉक को जैसे 10 न्यूटन से हम खींचेंगे आगे, तो सबसे पहले फ्रिक्शन रोकेगा कि सबसे पहले धागा रोकेगा? पक्का तो? सबसे पहले कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि जब जब तक ये आगे जाएगा नहीं, धागा टाइट होगा नहीं, तो यानी कि सबसे पहले फ्रिक्शन अपोज करेगा। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना है? 15। इसको खींचे कितने से गया है? 10। तो इसका मतलब ये 10 लगा के रोक देगा। तो जब फ्रिक्शन ही इसको रोक लिया, तो टेंशन का वैल्यू, और जब टेंशन का वैल्यू 0, तो इस ब्लॉक को कोई खींच रहा होगा आगे। तो जब कोई इसको खींच ही नहीं रहा होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू फिर कौन सा, या स्टार्टिंग से फिर बता रहे हैं, स्टार्टिंग से एफ मैक्स कितना है? 15। इस ब्लॉक को जैसे 10 से खींचेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन सिर्फ कितना लगाएगा? 10। उसका काम सिर्फ रोकना है, ये बॉडी रुक गया। टेंशन लगा ही नहीं, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो जब टेंशन 0 होगा, तो इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स जब आगे बनाएंगे, तो टेंशन जब लगेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन कुछ लगेगा ही नहीं, रोकेगा क्यों? तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? सेकंड केस, सेम डायग्राम। क्या बोल रहे हो, कोई बोले क्या? क्या क्या? अच्छा, 1-10 आया था। चलो, इस फोर्स 10 को कर लो 20, और अब फिर से बताओ मेरे को, ये F1 टेंशन और F2 का वैल्यू कितना कितना? अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये F1, ये F1 P F2। चलो, तो सबसे पहले जैसे इसको 20 से खींचा जाएगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना ताकत है? 15। रोक पाएगा? तो धागा टाइट होगा, तो जैसे ही धागा टाइट होगा, टेंशन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन 15 लग चुका है, तो 20 इधर, 15 इधर, तो टेंशन कितना लगना चाहिए? 5। और जब इसको कोई 5 से खींचेगा, इसके पास मैक्सिमम कितना है? 10। तो रोकने के लिए सिर्फ कितना लगना होगा? 5। ये सबका सही हुआ होगा लगभग। नेक्स्ट केस,
अब क्या करो, कितना 40, चलो 40 कर देते हैं, इसमें फंसेगा सब, अब पूछना नहीं है इधर उधर। फिर डिस्कस नहीं करना है, हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो सबसे पहले 40 खींचा होगा, तो 40 जैसे ही खींचा फ्रिक्शन रोका होगा, फ्रिक्शन कितना, टेंशन 25, तो जब 25 से इसको खींचेगा, जब टेंशन 25 हो गया तो इसमें भी टेंशन आगे 25 लगेगा, और 25 को रोकने के लिए यहाँ अवेलेबल कितना है, सिर्फ 10, तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितने लोगों का ये आंसर आया, गलत है, हम कहा आया, कितने लोगों का, कुछ और आंसर किसी का, हाँ हाँ तू बता। अच्छा, ये तुम 10 कर दिया, और इसको भी 10, और 100/7 टेंशन। अब समझो हम लोग से गलती क्या हुआ जो हम लोग नहीं समझ पाए। सबसे पहले अगर हम इसको 40 15 रोक दिया, और टेंशन को अगर हम लिख रहे हैं कितना 25, टेंशन 25 कैसे लिख रहे हैं बताओ तो ये पहले, हाँ चाहे माइनस कर गया ना, तो 40 - 15 = 25, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स 0 कर दिया तुम, नेट फोर्स 0 का मतलब ये रुका रहेगा कि मूव करेगा, रुका रहेगा, चलिए तो ये रेस्ट पर मान लिए, कहानी आराम से समझना। अब 25 इस पे लगा आगे, इसको रोकने के लिए 10, तो ये रुकेगा कि ये चलेगा, चलेगा, इसका मतलब देखो यार तुम क्या किया, खींचे इसको और ये रुक गया, और पीछे वाला बोल रहा है भाई हम आगे आ रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो हमसे गलती कहाँ हो रहा है, हमसे गलती कहाँ हो रहा है, वो नहीं सोचना था। अब देखो वो तो हमको ठीक है, सबसे पहला केस में क्या था, सबसे पहला केस याद करो, कितना फोर्स लगाए थे, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इसमें होगा क्या अगर इसको हम खींचेंगे, तो या तो दोनों रुका रहेगा या तो दोनों चलेगा, कभी ऐसा होगा कि एक रुका रहेगा और एक चलेगा, या तो दोनों रुकेगा या दोनों चलेगा। इसको रोकने का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 15, और इसको रोकने का 10, तो तुम मेरे को ये बताओ कि अगर इसको दोनों को घिसकाना है तो कम से कम कितना लगाना होगा, बेसिक चीज है, इसको घिसकाने के लिए 15 चाहिए और इसको घिसकाने के लिए 10 चाहिए, तो दोनों को आगे ले जाने के लिए कितना चाहिए 25, यानी 25 से कम रहेगा तो दोनों रुका रहेगा, और 25 से ज्यादा हुआ तो चलेगा। पहला दो केस में क्या था, पहला केस में था कितना 10, इसलिए दोनों रेस्ट पे था तो आंसर आ गया। सेकंड केस में कितना था 20, दोनों रेस्ट पे था आंसर आ गया। इस केस में कितना है 40, तो ये बताओ 40 में ये रुका रहेगा कि दोनों मूव करेगा, दोनों मूव करेगा, वहां लिखो नेक्स्ट में। तो अच्छा
कौन चलेगा? ये चलेगा, ये चलेगा कि दोनों चलेगा? दोनों। और दोनों साथ साथ के अलग अलग? साथ साथ। यानी अब हम इसका ऐसे बनाएंगे एफबीडी, कि इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है। इसको कितने खींच रहे थे? 40। अच्छा, जब स्लिप कर चुका है इसका मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा चुका होगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जब मैक्सिमम ताकत लगा चुका होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना? 15। और यहाँ पर फ्रिक्शन कितना? 10। अब हमको टेंशन नहीं पता तो मान लिया टी, और इसमें भी कितना मान लिए? टी। लिखो इक्वेशन और निकालो। ये 5, ये कितना था? 3 ना, और ये कितना था? 2। दोनों में इक्वेशन लिखो, तुमको एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, टेंशन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। हाँ, चालीस में 25, 15। देखो ये आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, 10 और 6, 16। इक्वेशन लिखो ना, कोई घबराने का जरूरत नहीं, इक्वेशन लिखिए। दोनों पे इक्वेशन लिखे। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो हो गया। देखो हम इक्वेशन लिख भी देते हैं। इस पे इक्वेशन लिखेंगे 40 माइनस टी माइनस 15 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस पे लिखेंगे टी माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो, तुमको एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? टेंशन। लेकिन इसका आंसर तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कितना? 40। और इस पूरे सिस्टम को रोकने वाला 15 और 10 कितना? 25। तो 40 में 25 गया 15, टोटल मास 5, तो 15/5 3। और अगर आपको टेंशन निकालना है एक ही इसी में एक्सेलरेशन पुट कर दो ना 6, तो 10 और 6 कितना हो गया? समझ में आया? इसका मतलब इस क्वेश्चन से पहले ये सीखना था कि सबसे पहले देख लेना है कि पूरा सिस्टम रुकेगा कि चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये उतार लिए सब लोग? चलो एक चलो अब इस केस में बताओ F1 कितना, टेंशन कितना, F2 कितना?
बना। ये चेक करो कि ये सिस्टम चलेगा कि रुकेगा। रुकेगा। और अगर रुका रहेगा तो सब पे नेट फोर्स 0। ठीक है, यानी सब रुका रहेगा। एक एक करके। अच्छा, यहाँ एफ मैक्स कितना? 15। और यहाँ एफ मैक्स कितना? चलिए एक एक करके। हाँ, तो 50। तो पीछे फ्रिक्शन रोकेगा कितना? 15। और हमको पता है अगर ये रुका हुआ होगा तो टेंशन रोकेगा। तो बताइए टेंशन कितना लगा के रोका होगा? 10। 35 लगाया होगा ना। अब उधर 35 तो इधर भी कितना लगेगा? 35। अब समझो ध्यान से, अगर कोई इसको 40 इधर खींच रहा है, 35 इधर, तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर जाने का? इस साइड के इस साइड? 40 की तरफ। इधर फोर्स ज्यादा है ना, तो अगर 40 फोर्स इधर ज्यादा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? और फ्रिक्शन कितना? समझ आया कि नहीं? हाँ, एक और बात। सबसे पहले ये डिसाइड कर लिए कि सिस्टम चलेगा कि रुकेगा। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कितना चाहिए? 25। उधर खींच रहे हैं 50, इधर खींच रहे हैं 40, तो नेट फोर्स कितना है? 10। तो 10 कभी भी 25 को हिला पाएगा? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ ये समझ गए कि ये सिस्टम रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो सब पे नेट फोर्स 0। अब एक एक करके। 50 इधर, तो 50 को रोकेगा, फ्रिक्शन कितना लगा थे? 15। रोक तो नहीं पाया होगा, तो टेंशन कितना लगा होगा? 35। अब यही टेंशन यहां लगेगा, 35 इधर, 35 इधर और 40 इधर। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स किधर आया? 5 इधर। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगाया होगा? अपोजिट। कितना? क्या क्या? हाँ, अगर 30 होता इधर तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर होता जाने का? इस साइड। हाँ बोलो बोलो। क्या फ्रिक्शन? यहाँ पर, यहाँ एफ मैक्स कहाँ लगा? यहाँ तो एडजस्ट हुआ। इस केस में इसलिए हुआ क्योंकि इस बॉडी पे सबसे ज्यादा फोर्स इस साइड है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को अगर देखें तो सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले फ्रिक्शन लगता है कि टेंशन लगता है?
फ्रिक्शन, तो इसमें सबसे पहले फ्रिक्शन लगाया होगा, 15 लगाया होगा, मूव रोक नहीं पाया होगा, तब जाके क्या लगा, कहा जीरो क्यों होगा जी, रुका हुआ है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। इस पे तुम समझ रहे हो, तुम क्या सोच रहा, 35 इधर कैंसिल मार दिया, इस बॉडी पे टेंशन इधर और इस बॉडी पे टेंशन इधर, ठीक है, हाँ 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 एकदम सही, कि सर इधर से करेंगे हमेशा गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा, देखो हम प्रूफ कर देते हैं कि अगर कोई बच्चा इधर से करेगा वो गलत आएगा, क्यों, 40 इधर हो गया, 40 को सबसे पहले अगर हम सोचे तो सबसे पहले फ्रिक्शन रोका होगा, तो सबसे पहले फ्रिक्शन कितना लगा के रोका होगा, 10, टेंशन कितना, 30, टेंशन इधर कितना, 30, इधर कितना, 50। अब बताओ इसको नेट कितने से उधर जा रहा है, 20, क्या 20 को रोकने के लिए यहाँ है, इसका मतलब ये मूव कर गया, और हमको पहले से पता है कि सिस्टम चलेगा कि रुकेगा, रुकेगा, इसका मतलब हम स्टार्ट इधर से करना है, कम फोर्स वाले तरफ से कि ज्यादा फोर्स तरफ से, ज्यादा फोर्स, नोट में लिख लो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लार्जर फोर्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लार्जर फोर्स, हमेशा ज्यादा फोर्स वाली तरफ से स्टार्ट करना है, ठीक है ये, हाँ 40 इधर, इस पे 10 क्यों लगेगा, फ्रिक्शन लास्ट में लगता है, पहले देख लेता है कि भैया क्या हो रहा है, तो इस बॉडी पे टेंशन इधर 35 लगा, इधर कितना है 40, तो इस बॉडी किधर जाना चाहेगा, ये अभी फ्रिक्शन छोड़ दो, इधर कितने के फोर्स, 5, तो अब फ्रिक्शन बोलेगा मेरे पास है कितना, तो रोकने के लिए सिर्फ कितना लगाएगा, तो पीछे 5 लगा, ना ना हमेशा फ्रिक्शन एकदम देखना, इधर हम इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि मोशन को पहले कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन अपोज करेंगे तब ना होगा, ज्यादा साइड से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि इस पूरे सिस्टम को देखा जाए नेट इधर 10 ही है, और तुम अच्छा एक चीज और देख लो, इसको वेरीफाई करने के लिए इस पूरे सिस्टम पे ये हल्ला नहीं, बस बस हो गया चुकी, इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो 50 इधर 40 इधर, तो नेट इधर 10 है, तो फ्रिक्शन भी नेट इधर 10 ही लगाया होगा, उसको भी चेक कर लो, 15 इधर और 5 अपोजिट, फ्रिक्शन का नेट कितना हुआ, 10, ठीक है, तो जिधर से देखोगे उधर ही बैलेंस होना चाहिए क्योंकि बॉडी किसमें है, रेस्ट पर, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी, और पता है यही सब समझने के बाद और यही कंसेप्ट देखो आगे जाके देखेंगे ना तो ये सब सब भारी लगना स्टार्ट होगा, लेकिन कंसेप्ट यही यूज करना है, आगे जाके कुछ नया चीज पढ़ना ही नहीं है, आगे कुछ ऐसा रहेगा, एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इधर, अब ये भी रफ ये भी रफ, एंगल वैंगल दिया रहेगा, तो अब पता करना होगा कि चलेगा कि रुकेगा, वही करना है, कंसेप्ट यही रहेगा टोटल, ठीक है, खाली क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ा, क्वेश्चन लिखिए, चलो फटाफट इसका F1 F2 और T जल्दी आंसर दो, हाँ
अच्छा, ये पूरा सिस्टम रुका रहेगा कि चलेगा? रुका रहेगा। अच्छा, रुका रहेगा, रुका रहेगा। हम क्वेश्चन देने में गलती कर दिए। फिर ये रुका रहेगा तो नेट फोर्स 0। तो जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं। यहाँ फ्रिक्शन आएगा 15, टेंशन आएगा 15, इधर आएगा टेंशन 15, 10। इस बार फ्रिक्शन इस साइड होगा कितना? 5। इस पूरे सिस्टम पे नेट इधर 20 है, देखो तो देखो फ्रिक्शन भी पीछे 20 होगा। यहाँ 15 और यहाँ 5। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं फिर। हाँ।